हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। यानी कि या तो जो आपके हाथ में दोनों चॉइसेस हैं, ठीक है, या तो जो आपका भी जीवन है ना उसको आप जीते रहिए, ठीक है, परिस्थितियों से हार मान लो, निराश हो जाओ और जो जीवन है उसी को जीते रहो और वो काश वाली स्थिति में हमेशा बने रहो कि काश मैं उस टाइम ऐसा कर लेता, काश मैं उस टाइम ऐसे पढ़ लेता, तो उस स्थिति में बने रहो। या फिर आपके पास जो मौका है उसका इस्तेमाल करो और अपनी परिस्थितियों को बदल दो, ठीक है, जो जीवन आप जीना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो, राइट। तो दोनों ही चॉइसेस आपके हाथ में है एंड रिमेंबर यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ड्रीम्स, ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर डेस्टिनी, ठीक है। आज आप जिस भी जगह पर हैं खड़े वो आपके पुराने फैसलों की वजह से हैं और आज आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके आगे आने वाले भविष्य को निर्माण करेगा, राइट। तो आपके हाथ में डिसीजन है, आप क्रिएटर हैं। भगवान ने आपको रचना था, रच दिया, पेरेंट्स ने आपको पैदा करना था, कर दिया, उसके आगे का उन्होंने सही गलत की पहचान करना आपको सिखा दिया, टीचर्स ने आपको बता दिया कि भाई क्या सही है क्या गलत है। आगे चॉइसेस जो करनी है वो आपकी होंगी, ठीक है, और उन्हीं के बेसिस पे आपका लाइफ जो है वो सेट होगी या फिर अपसेट होगी। चॉइसेस योर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। चेंज एट द हेल्म कम्स। हेल्म एट द हेल्म मतलब एकदम टॉप जो नेतृत्व वाली स्थिति होती है ना, कमांडिंग पोजीशन में, तो कमांडिंग पोजीशन पे जो चेंज आया है वो एट अ टाइम ऑफ डोमेस्टिक एंड रीजनल अनसर्टेनिटीज, वो इस समय पर आया है जब डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जगह पे, जहाँ जिस भी देश की बात करें उनके उस देश के अंदर आंतरिक मसलों में और उस इलाके में, उस पूरे रीजन में अनिश्चितता फैली हुई है, ठीक है। द डेथ ऑफ ईरान्स 8th प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एंड फॉरेन मिनिस्टर होसेन अमीर अब्दुल्लाहियन इन a helicopter crash in northwest Iran amid bad weather has sent shockwaves across West Asia। पूरे हैं ईरान के 8वें प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनकी मृत्यु होगी और उनके साथ साथ में उनके फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की भी मौत हो गई। कैसे? एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो कि नॉर्थ वेस्ट ईरान में हुआ खराब मौसम की वजह से, और जिसकी वजह से पूरे वेस्ट एशिया में एक शोक की लहर और एक शॉक की लहर चली गई, ठीक है। शोक और शॉक दोनों ही चीजें, ठीक। रेसी एंड अदर्स इंक्लूडिंग लोकल ऑफिशियल्स वर ट्रैवलिंग टू तब्रिज आफ्टर इनॉग्रेटिंग अ डैम विद अजरबैजान्स प्रेसिडेंट इल्हाम अलियाव। बुरेन जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी और उनके जो और सहयोगी थे जिनमें वहाँ के लोकल ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, ये सब लोग तब्रिज को ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। और कब कर रहे थे तब्रिज को? क्योंकि इन्होंने अजरबैजान के प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर एक डैम को वहाँ पे इनॉग्रेट करा था। उसके बाद में ये तब्रिज को जा रहे थे on the country's shared border when his chopper went down in Iran's East Azerbaijan province। और कहाँ पे जो अजरबैजान और ईरान के बीच में शेयर्ड बॉर्डर है, जिस बॉर्डर पे जहाँ पे दोनों के बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे ये डैम इनॉग्रेट किया गया। फिर उसके बाद वो अपने हेलीकॉप्टर से तब्रिज की तरफ जा रहे थे और क्या हुआ कि ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस में वहाँ पे उनका चॉपर जो है वो क्रैश लैंड हो गया। रेसी अ कंजर्वेटिव क्लेरिक, कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी विचारधारा के, ठीक है। और क्लेरिक होता है पादरी, जो प्रीस्ट लोग होते हैं ना, कई आपने देखा होगा जैसे योगी जी हैं वो भी साधु सन्यासी हैं, राइट, लेकिन वो इस वक्त सीएम बने हुए हैं ना, सीएम हैं हमारे देश के। तो सेम उसी वैसे ये उनके धर्म गुरु भी हैं, जो रईसी हैं वो एक धर्म गुरु भी हैं, वो एक साधु सन्यासी जो उनकी भाषा में जैसे होंगे प्रीस्ट, ठीक है, वैसे हैं, पादरी हैं, और वो कंजर्वेटिव सोच यानी कि रूढ़िवादी सोच वाले हैं। रोज टू पावर इन 2021, ये सत्ता में 2021 में आए जब आफ्टर 8 years ऑफ रूल बाय मॉडरेट प्रेसिडेंट हसन रोहानी हु साइंड द 2015 न्यूक्लियर डील विद द यूएस एंड अदर वर्ल्ड प्रिविलेज।
2021 में सत्ता में आया है। किसके बाद में? 8 साल तक शासन करने के बाद में। किसने शासन किया था 8 साल तक? हसन रूहानी, जो कि एक मॉडरेट प्रेसिडेंट थे। अब मॉडरेट प्रेसिडेंट मतलब कि ना ही वो बड़े लेफ्टिस्ट थे ना ही बड़े वो राइटिस्ट थे, वो बीच के थे कि कुछ उनको राइट विंग की बातें अच्छी लगती थी, कुछ लेफ्ट विंग की बातें। एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे किसी भी तरीके से, मॉडरेट थे, ठीक है। वैसे प्रेसिडेंट रहे। उनके 8 साल के शासन के बाद जो रेसी हैं वो सत्ता में आए थे 2021 में। और हसन रूहानी जो है वो प्रेसिडेंट है जिन्होंने 2015 में यूएस के साथ में न्यूक्लियर डील साइन करी थी और दूसरे देशों के साथ में। और ये वही न्यूक्लियर डील है जिसका हमने कुछ दिन पहले जो एक पैसेज पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि यूएस ने फिर 2018 में इस न्यूक्लियर डील से यूनिलैटरली बैकआउट कर दिया था, ठीक है। इस डील को यूनिलैटरली स्थगित कर दिया, यानी कि यूएस ने अपनी तरफ से इस डील को स्थगित कर दिया था 2018 में। और ये 2015 में न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, उसके बाद से ही ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटे थे। और 2018 में जब यूएस ने वापस यूनिलैटरली अपने आप को पीछे खींच लिया, इस डील को रद्द कर दिया, तो उन्होंने वापस ईरान के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए, ठीक है। मिस्टर रूहानी's promise of change and prosperity through dialogue did not materialize as the then US President Donald Trump sabotaged the deal in 2018 and reimposed sanctions on Iran। तो ये जो रूहानी थे इन्होंने वादा किया था कि ये परिवर्तन लाएंगे और ये प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि लेकर आएंगे बातचीत के जरिए, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, यानी कि वो हकीकत नहीं बन पाया, क्योंकि उस समय के जो यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस डील को ही सैबोटाज कर दिया, इस डील को ही तोड़ दिया 2018 में और ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शंस रीइम्पोज कर दिए, यानी कि दोबारा से लगा दिए। When moderates lost their face and morale, जब मॉडरेट्स की फिर हार हो गई और उनका मोराल जो है, उनका मनोबल जो है वो टूट गया, the conservatives tightened their grip on the state थ्रू रेजी। तो उस समय पे ये जो रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, रूढ़िवादी विचारधारा की जो पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बना ली इस देश के ऊपर। और किसके जरिए? रेसी के जरिए, क्योंकि वो काफ़ी शायद हो सकता है प्रोमिनेंट लीडर हो या फिर अच्छे वक्ता हो जिनके पास में ये ऐसी कला हो कि वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर दें, जैसे हमारे मोदी जी वो भी सबको लुभा लेते हैं, राइट। तो सेम ऐसा कुछ इनके पास हो सकता है, वाच कला। कॉन्फिडेंट ऑफ सुप्रीम लीडर अयतोल्लाह अली खामेनी बोल रहे हैं कि, और ये रेसी कौन थे? रेसी जो है कॉन्फिडेंट मतलब भरोसेमंद थे। किसके भरोसेमंद? सुप्रीम लीडर। अब यहाँ पे ईरान में एक तो प्रेसिडेंट, हमारे देश में प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम लीडर है, ठीक है, वो देश का सर्वोच्च पद है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन ईरान में प्रेसिडेंट से ऊपर भी एक पोजीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी हो सकती है या फिर कोई धर्म गुरु भी हो सकता है, कोई राजा भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे इस वक्त पे जो सुप्रीम लीडर है वो है अयतोल्लाह अली खामेनी, ठीक है। उनके ये भरोसेमंद थे रेसी एस्केलेटेड अ क्रैकडाउन ऑन सिविल राइट्स एट होम। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक क्रैकडाउन ऑन सिविल राइट्स, यानी कि जो जनता का अधिकार है उसके ऊपर रोक लगा दी। जैसे कि कई दफ़ा जनता के पास सूचना का अधिकार होता है, जनता के पास जानने का अधिकार होता है, उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगा दी कि नहीं हम फैसले करेंगे, जनता को जानने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ऐसे उन्होंने सिविल राइट्स के ऊपर एक क्रैकडाउन, एक रोक लगा दी। स्ट्रेंथन ईरान टाइज विद रशिया एंड चाइना, और इन्होंने ईरान के जो रिश्ते हैं रशिया और चाइना के साथ में उनको और मजबूत किया। डबल डाउन ऑन इट सपोर्ट फॉर नॉन स्टेट मिलिशियाज। अब नॉन स्टेट मिलिशियाज कौन होते हैं? जो सरकारी नहीं होते, मिलिटेंट ग्रुप्स, लेकिन वो सरकारी नहीं। ऑब्वियसली बात है मिलिटेंट ग्रुप सरकारी नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को एक तरीके का देशभक्त समझते हैं, ठीक है, देश के हितकारी समझते हैं, लेकिन हैं वो कौन? मिलिटेंट्स। तो गैर सरकारी जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं जैसे कि हमास और हिजबुल्लाह, और हमास को आपको पता है इजराइल क्या करता है, इजराइल बोलता है कि ये टेररिस्ट है, ठीक है, तो इनको ये सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए अब आप समझ गए कि ईरान और इजराइल के बीच में क्या दुश्मनी है, ये दुश्मनी है ईरान और इजराइल के बीच में। एंड एक्सपैंडेड ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज़्यादा विस्तार किया है उन्होंने। इन 3 years ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ ईरान्स मोस्ट पावरफुल मैन।
केवल 3 ही सालों में ये ईरान के सबसे ज़्यादा ताकतवर पुरुषों की लिस्ट में शामिल हो गए एंड वॉज सीन एज अ पोटेंशियल सक्सेसर टू मिस्टर खामेनी। और ऐसा माना जाता था कि जो सुप्रीम लीडर थे ना अयातोल्ला अली खामेनी, तो उनके बाद में उनके सक्सेसर के रूप में रेसी ही होंगे, ऐसा माना जा रहा था। तो सोचो वो कितने पावरफुल हैं। और मैंने आपको बताया सुप्रीम लीडर जो है प्रेसिडेंट से ऊपर की पोस्ट है, जिसमें कि धर्मगुरु या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई आया हो, चुन के आया हो व्यक्ति, वो दोनों हो सकते हैं। ठीक है। The death of the president could not have come at a worse time for Iran. बोल रहे हैं अपने प्रेसिडेंट की मौत इससे बदतर समय पे नहीं हो सकती। आपको पता है ईरान और इजराइल के बीच में तनाव चला हुआ है, इस पूरे एशिया वेस्ट एशिया ग्रुप में, इस पूरे जगह पे, इस पूरे रीजन में तनाव चला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये ऐसे मौके पे और ऐसे समय पे उनकी डेथ हुई है जो इस देश के लिए बहुत गंभीर हो सकता है। इट इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रिकन इकोनॉमी। स्ट्रिकन इकोनॉमी मतलब तब टूट चुकी, खराब हो चुकी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी एक किसी चीज़ से प्रभावित, किस चीज़ से प्रभावित है? बैटर्ड बाय यूएस इम्पोज सैंक्शंस, जो प्रहार हुआ है यूएस द्वारा सैंक्शंस लगाए जाने से, उससे अभी हम इनकी इकोनॉमी वैसे ही ग्रसित है, जूझ रही है। एंड ट्राइंग टू काम सोशल टेंशंस, और वहाँ पे सामाजिक जो टेंशंस है उनको काम करने की, शांत करने की, काम मतलब शांत करने की कोशिश की जा रही है। द न्यूक्लियर डील रिमेन्स डेड। तो इस समय में न्यूक्लियर डील भी एक तरीके से ख़त्म ही है। और हमने पढ़ा था कि अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने ईरान के साथ में 10 सालों का उनके एक पोर्ट को ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट करा है। ठीक है, तो वो 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ में करा, और उसके बाद में क्या होता है, उनके प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है। दैट मीन्स ये हमारे जो
हमारे जो इनके साथ में रिश्ते हैं, टाइज हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रभाव डाल सकते हैं अगर इनके जो सक्सेसर आते हैं उनकी पॉलिसीज किसी भी तरीके से इंडिया के अगेंस्ट में हो तो, ठीक है, तो वो भी एक चिंता का विषय हमारे लिए हो सकता है। एंड वेस्ट एशिया इज ऑन फायर, तो अभी ये न्यूक्लियर डील तो एकदम खत्म ही है समझो, और इस समय पे वेस्ट एशिया जो है पूरा आग की चपेट में आ रखा है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। In April, Raisi oversaw an unprecedented attack on Israel following Israel's strike on the Iranian consulate in Damascus. बोल रहे हैं अप्रैल में रेसी ने के देख रेख में, ओवरसॉ मतलब उनके देख रेख में क्या हुआ, एक अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी नहीं हुआ वैसा एक अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, ठीक है। और वो भी कब, जब पहले इजराइल ने ईरान की कंसुलेट जो है दमास्कस में वहाँ पे स्ट्राइक किया और उनके एक मिनिस्टर को मार गिराया, ठीक है। तो उसके बाद में ईरान ने भी इजराइल के ऊपर स्ट्राइक करा। इजराइल्स मीक रिस्पॉन्स अवॉइडेड एन ऑल आउट वॉर, बोल रहे हैं इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई नहीं करी, बड़ा विनम्र जवाब दिया, ठीक है, उसकी वजह से एक ऑल आउट वॉर मतलब पूर्ण युद्ध जैसी जो स्थिति थी वो उससे हम टल गए, उससे हम बच गए, ठीक है। लेकिन टेंशंस रिमेन्ड हाई, लेकिन अभी भी टेंशंस बढ़ी हुई हैं। इन रीसेंट ईयर्स ईरान हैज़ ऑल्सो लॉस्ट की ऑफिशियल्स, बोल रहे हैं पिछले कुछ सालों में ईरान के जो बहुत मुख्य ऑफिशियल्स थे, की ऑफिशियल्स थे, उनको उनने खो दिया, ठीक है। इन द डेथ्स ऑफ रेसी एंड अमीर अब्दुल्लाहियान, the Islamic Republic has lost an experienced crisis-hardened cleric, administrator and a seasoned diplomat. बोल रहे हैं, और अभी जो रैसी और अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत हुई है, इससे क्या हुआ है कि इस्लामिक रिपब्लिक यानी कि ईरान ने खो दिया, क्या खो दिया, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सीजन मतलब मजा हुआ, अनुभवी, ठीक है, क्राइसिस हार्डन मतलब जो चुनौतियों से जूझ चुका है, चुनौतियों से पक्का हो चुका है, वैसा एक क्लैरिक आपको पता है प्रीस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो कि प्रीस्ट भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी, ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा डिप्लोमेट उन्होंने खो दिया। It is understandable that Iran would need time to get over the shock that it is in now. तो बोल रहे कि ये स्वाभाविक बात है, जाहिर सी बात है कि इजराइल को अभी जो इस शॉक में जिसमें इजराइल अभी गया है उससे उभरने में उनको टाइम लगेगा। गिवन द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और इस इलाके में जो टेंशंस हैं उनको देखते हुए रेसीज डेथ कुड ऑल्सो फ्यूल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, तो रेसी की मौत जो है कई सवाल भी उठा सकती है, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी जन्म दे सकती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मतलब कि नहीं मौसम खराब का तो ये बहाना लगा रहे हैं, इनको किसी और को सत्ता में बैठाना था इसलिए, नहीं तो किसी दूसरे देश ने, दुश्मन देश ने मार गिराया, ऐसे कुछ भी ऊटपटांग मनगढ़ंत चीजें आ सकती हैं, राइट, विच कुड फर्दर इन्फ्लेम द रीजन, और जिसकी वजह से यहाँ पे और तनाव हो सकता है। सो इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर ईरान टू गेट टू द बॉटम ऑफ द क्रैश, तो इसलिए ईरान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो इसकी तह तक जाए, इस क्रैश की तह तक जाए। अनदर प्रायोरिटी इज दैट द ट्रांजिशन टू अ न्यू प्रेसिडेंसी इज हैंडल स्मूथली, दूसरा अहम जो बहुत ज़रूरी टास्क उनके सामने है वो ये है कि अब उनके प्रेसिडेंट गए हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली तो रहेगी नहीं, अभी के लिए तो इंटरिम तौर पे जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो आ जाएंगे और टेक ओवर ले लेंगे, लेकिन फिर इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे ना इनको। तो ये दूसरा चैलेंज है कि भाई जो ट्रांजिशन होगा पावर का, ठीक है, एक पर्सन से अब जो गए हैं उनकी जगह दूसरे पर्सन जो चुन कर आएंगे तो वो स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। अब स्मूथ होना चाहिए का मतलब क्या है कि कहीं ऐसा हुआ जैसा कि मालदीव्स में हुआ कि जो उनके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो तो इंडिया सपोर्टर थे, लेकिन बाद में जो आए वो इंडिया विरोधी आए, तो फिर उससे क्या हुआ, हमारे और मालदीव्स के जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ना हो, ठीक है, ये भी सोचने वाली बात होगी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद Mukhber will assume interim presidential powers and the country is expected to hold a presidential election within 50 days. तो अभी फिलहाल के तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुखबेर, वो इंटरिम प्रेसिडेंशियल पावर्स लेंगे, इस वक्त के लिए वो इंटरिम प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है कि देश जो है 50 दिनों के अंदर अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट करवा देगा।
अ चेंज इन प्रेसिडेंसी इज अनलाइकली टू ऑल्टर ईरान्स फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन। तो इस वक्त तो ऐसा माना जा रहा है कि कोई भी परिवर्तन आया वो ईरान की फॉरेन पॉलिसी को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, उसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगा। पर क्या ये ज़रूरी है? अभी तो हम बोल रहे हैं कि नहीं होगा, बट संभावना तो है ना कि हो सकता है। बट the loss of one of the most experienced and ideologically disciplined defenders of the revolution and the transition amid domestic and regional uncertainties is an added challenge to Islamic Republic। लेकिन एक ऐसे दौर में जब यहाँ पे डोमेस्टिक जो है अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है, रीजनल अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है, उस दौर में उस टाइम पे एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड आइडियोलॉजिकली डिसिप्लिन्ड व्यक्ति का, डिफेंडर का खो जाना, इनका चला जाना बहुत बड़ी जो है एक चैलेंज है ईरान के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे इतने मजे हुए एक्सपीरियंस प्लेयर के लिए हम एक सब्स्टिट्यूट लेकर आएंगे, उनकी जगह पर कोई खड़ा होने वाला आ पाएगा। ठीक है। Question number 1. What can be inferred about the political shift in Iran following the death of President Ibrahim Raisi? तो जो परिवर्तन आएगा, पॉलिटिकल शिफ्ट आएगा, उसकी वजह से उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? Iran is likely to see a resurgence of moderate political influence similar to the period under President Hassan रूहानी। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज कौन प्रेसिडेंट बनकर आएगा, इतने टाइम बाद उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है, तो जाहिर सी बात है कि जनता रूहानी से परेशान थी, रूहानी जैसी सोच वाले लोगों से परेशान थी, राइट। इसीलिए उन्होंने उनको पार्टी से मतलब उनको सत्ता से निकाला है, राइट। तो अभी के लिए तो ये कहना सही नहीं होगा कि भाई रिसर्जेंट ग्रुप्स जो है, मॉडरेट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले जो लोग हैं वो सत्ता में आ जाएंगे, ये हम कह नहीं सकते। ठीक है। द पावर वैक्यूम might lead to increased instability and internal strife within Iran given Raisi's conservative stronghold। बोल रहे हैं कि जो एक गैप बना है रेसी के जाने के वजह से, जो एक गैप उत्पन्न हो गया है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी बढ़ा देगा और इंटरनल यानी कि उस देश के अंदर आंतरिक जो है मतभेद वो बढ़ा देगा, जो कि करेक्ट है, क्योंकि हम इसी बात से तो डर रहे हैं कि एक तो पूरे रीजन में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ऊपर से उनके देश के अंदर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और ऐसे में रेसी का दुनिया से चले जाना एक काफ़ी बड़ा चिंता का विषय बन गया है, ना केवल ईरान के लिए बल्कि बाकी देशों के लिए भी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ईरान विल स्ट्रेंथन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो जब तक सैंक्शंस नहीं हटेंगे तब तक मजबूत हो नहीं सकता, तो ये इनकरेक्ट है। द आइडिया ऑफ रेसी विल लीड टू इम्प्रूव डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द यूएस। डेथ ऑफ रेसी, कि रेसी की डेथ के बाद में अब जो ईरान है उनके यूएस के साथ में डिप्लोमेटिक रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। तो इसके ऊपर ना रेसी का कोई वो नहीं था, रेसी की गलती थोड़ी थी कि यूएस के साथ में उनके रिश्ते खराब हुए रूहानी के टाइम पे, ना कि रेसी के टाइम पे 2018 में। ठीक है। और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के, उस साइड में डोनाल्ड ट्रंप थे, इस साइड में रूहानी थे। तो यहाँ पे रेसी के जाने का, रेसी के डेथ का कोई भी लेना देना नहीं है उनके डिप्लोमेटिक रिश्तों के साथ में, अमेरिका के साथ में। ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred about Iran's foreign policy direction following the death of President Raisi? देखो, प्रेसिडेंट रेसी की डेथ के बाद में वहाँ पे कुछ अनिश्चितता बढ़ जाएगी। ठीक है। अभी तो के लिए तो बोल रहे हैं कि भाई फॉरेन पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यू नेवर नो कि सामने जो भी पर्सन अब चुनकर आएगा उसका ओपिनियन कैसा होगा, वो कितना एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इस बात को तो मान रहे हैं ना कि उनने एक बहुत मजा हुआ प्लेयर खो दिया। ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस उनका जो ये पॉलिटिशियन था वो खो दिया, और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे कौन आएगा ये कह नहीं सकते। ठीक है। तो वो जो आएगा ज़रूरी थोड़ी कि वो रेसी की सोच से ताल्लुक़ रखता होगा, राइट। वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान विल लाइकली शिफ्ट टुवर्ड अ मोर आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी रिड्यूसिंग टाइज विद रशिया एंड चाइना। ये इनकरेक्ट है। रेसी के दौर में रशिया और चाइना के साथ में उन्होंने अपनी संधियाँ और ज़्यादा मजबूत करी, अपने रिश्ते और मजबूत करे हैं, तो इनकरेक्ट है। अब खुद ही सोचो कि दोनों के दोनों देश जो है वो वीटो पावर वाले देश हैं। ठीक है। दोनों के दोनों सुपर पावर्स हैं, रशिया और चाइना। तो कोई भी देश इन दोनों से अगर अच्छे रिश्ते बना चुका है तो उसको खराब क्यों करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा ना, तो इनकरेक्ट है। ईरान सपोर्ट फॉर नॉन स्टेट मिलिशिया सच एज हमास एंड हिजबुल्लाह विल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज। ये कह नहीं सकते। ठीक है। इसके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, वो डिपेंड करेगा कि आगे जो भी प्रेसिडेंट आएगा उसका ओपिनियन कैसा होगा इनके प्रति। ठीक है।
देयर मे बी अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग ईरान्स फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल करेक्ट है। अब ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट में हमने यही पढ़ा कि अनिश्चितता रहेगी, ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ये पढ़ा कि भाई रशिया और चाइना के साथ में रिश्ते खराब नहीं करना चाहेंगे, बट खुदा न खास्ता कोई ऐसा मूर्ख प्राणी बन गया, मूर्ख या फिर ऐसा वो कट्टर रूढ़िवादी बंदा बन गया कि नहीं हम खुद कर लेंगे, सेल्फ रिलायंट हैं, ऐसे वैसे कोई किम जो नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं उनके जैसा कोई बन गया, तो फिर कहना मुश्किल है। पर अभी के लिए तो यही माना जा रहा है कि नहीं करेंगे खराब उनके साथ में। सेम नॉन मलेशियाज ग्रुप के साथ में वो रिश्ते खराब नहीं करेंगे, लेकिन अगेन कोई अलग तरीके की सोच रखने वाला बंदा बन गया तो अनिश्चितता तो बनी हुई है ना। तो देयर में भी कुछ समय रहेगा, 50-55 दिन का समय रहेगा जब अनसर्टेनिटी बनी रहेगी ईरान की फॉरेन पॉलिसीज को लेके, क्योंकि रेसी जो थे वो मुख्य आर्किटेक्ट थे। मुख्य आर्किटेक्ट मतलब उन्हीं ने ये सारी एग्रेसिव जो पॉलिसीज थी वो गढ़ी थी, वो उनके रचयिता थे। अब उनके जाने के बाद जो भी प्रेसिडेंट आएगा वो किस तरीके की सोच रखता है, किस तरीके से वो अपने देश को आगे लेके जाना चाहता है, वो देखने वाली बात होगी। तो देयर मे बी अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टोन कैसी है पैसेज की, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? तो भाई देखो टोन जो है वो दुखद तो है, किसी की मृत्यु हो जाएगी, वो तो ट्रेजिक बात होगी ना, उसमें ऑप्टिमिज्म क्या निकल कर आएगा, कॉमेडिक क्या बात होगी? तो कॉमेडिक और ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल ही नहीं होगा। न्यूट्रल और फैक्चुअल ये नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तथ्य नहीं बताए जा रहे हैं कि भाई हमने ये तो बोल दिया कि इजराइल के मीक अटैक की वजह से, मीक रिस्पांस की वजह से, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि यूएस ने उनको वार्निंग दी थी और ईरान ने भी उनको प्री वार्निंग दी थी कि भाई अब हम रिटेलिएट कर रहे हैं, आप इसके बदले में और रिटेलिएशन मत करना, नहीं तो कार्रवाई अच्छी नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या रेसी ने सब कुछ अच्छा ही किया था, सारे अच्छे ही चीजें करी थी, उनके कुछ खराब नीतियां भी तो होंगी ना, पर न्यूट्रल तो नहीं था, है ना। सो यहाँ पे ट्रैजिक दुखद थी टोन, और फॉरबोर्डिंग का मतलब होता है कि खतरे की कोई एक आभास हो, खतरे का आभास हो, खतरे की स्थिति हो कि आने में कुछ खतरा हो सकता है आने वाले समय में। तो ऑब्वियसली बात है जो भी प्रेसिडेंट आएगा उनके रिस्पॉन्स के ऊपर निर्भर करेगा कि आगे जो स्थिति है वो किस दिशा में जाएगी। सो ऑप्शन ए जो है ट्रैजिक एंड फॉरबोर्डिंग इज करेक्ट। मेन थीम क्या है पैसेज की? तो हमने जो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी और इस पूरे इलाके में जो एक इंस्टेबिलिटी बनी हुई और उसके ऊपर से रेसी की डेथ, सडन डिमाइस उनका, हमने इसके ऊपर चर्चा करी। द इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय ईरान, इनकरेक्ट है। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन ईरान फॉलोइंग द डेथ ऑफ इट्स प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What are the immediate challenges Iran faces following the death of President Ibrahim Raisi? तो immediately क्या चैलेंज यहाँ पे देखने मिलेगा? सबसे पहला तो चैलेंज उनका यही है कि भाई उनकी इकोनॉमी जो है उसको नुकसान पहुंचा है यूएस के सैंक्शंस की वजह से, उसको स्टेबलाइज करना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। फिर उसके बाद में वहाँ पे देश में इंटरनल जो टेंशंस हैं उनको हैंडल करना एक चैलेंज होगा। और इस वक्त पे रेसी की डेथ के बाद में इस इलाके में ऑलरेडी जो तनाव है उसके चलते कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से और तनाव ना पैदा हो जाए, इसको मैनेज करना होगा, इसको डील करना होगा, ठीक है। ये मुख्य चैलेंजेस हैं। सबसे पहले स्टेबलाइजिंग अ स्ट्रिकन इकोनॉमी, हैंडलिंग social tensions and managing geopolitical conspiracy theories, option A is absolutely correct. Why is it imperative for Iran to get to the bottom of the crash that led to President Raisi's death? क्यों ज़रूरी है इसकी तह तक पहुंचना, ताकि कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना सर्कुलेट हो जिनकी वजह से इस रीजन में जो स्थिति है वो और ज़्यादा एस्केलेट हो जाए, ठीक है। टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन ऑफ रीजनल टेंशन एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है PQRS, ठीक है। S1 और S4 गिवन है, उसी के अंदर हमने PQRS में से S2 और S3 फाइंड आउट करना है। 2 monkeys have been cloned in a Chinese laboratory. 2 monkeys हैं उनको क्लोन किया गया है। क्लोन किया मतलब उनको जेनेटिकली डेवलप किया गया है, ठीक है। वो नॉर्मल तरीके से पैदा नहीं हुए हैं, उनको हमने लैब में बनाया है, ठीक है। कहाँ पे बनाया है? चाइना की एक लैब में। Since then, cows, pigs, dogs and other mammals have been cloned. बोले तब से लेके, अब कोई डेट बताई होगी, तब से लेके होगी ना बात, तो तब से लेके अब तक बहुत सारे काउस, पिग्स, डॉग्स और बहुत सारे दूसरे जानवर, मैमल्स जो हैं उनकी क्लोनिंग की जा चुकी है।
जोंग जोंग एंड हुआ हुआ वर बॉर्न अ फ्यू वीक्स अगो एट अ चाइनीज लैब। तो ये वही दो मंकीज की बात की गई, तो जोंग जोंग और हुआ हुआ उन मंकीज के नाम होंगे। ठीक है, तो ये हमारा S2 या S3 स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, बियॉन्ड द आयरन गेट वर द प्लेइंग फील्ड्स एंड द स्कूल बिल्डिंग। अब ये बोल रहा है कि आयरन गेट के परे प्लेइंग फील्ड थी, खेलने के लिए फील्ड था, और स्कूल की बिल्डिंग थी। तो ये तो यहाँ पे चाइनीज लेबोरेटरी और क्लोनिंग से तो मैच नहीं खा रहा। ठीक है, तो क्यू इनकरेक्ट है। अब क्यू यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाते हैं। आर फील्ड्स एंड द स्कूल बिल्डिंग, अगेन ये इसी स्टेटमेंट का आगे वाला पार्ट है। ठीक है, कि वहां पे फील्ड्स थी, खेत थे और स्कूल बिल्डिंग्स थी, तो ये भी मैच नहीं कर रहा S1 S2 से, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। अब देखो आर कहाँ पर है, यहाँ पर आर है, इनकरेक्ट हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। और लास्ट बच गया, दे वर क्रिएटेड विद आइडेंटिकल टेक्निक यूज्ड टू क्लोन डॉली दिस शीप बैक इन 1996। तो 1996 से एक दिन डेट के याद नाम लिया गया यहाँ पे, तो उसी से बोल रहे ना कि तब से लेके अब तक बहुत सारे काउज पिग्स वगैरह को हमने क्लोन किया है। तो बोल रहे हैं कि ये जो दो मंकीज क्लोन किए गए ये उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके किए गए जिससे डॉली द शीप 1996 में क्लोन की गई थी। ठीक है, ये हो गया S3। तो हमारा ऑप्शन P एंड S, ऑप्शन B इज करेक्ट। Everyone was surprised at his indefatigable courage and determination to achieve what he desired। बोल रहे हर कोई आश्चर्यचकित था। क्यों आश्चर्यचकित था? उसका जो इंडिफैटिगेबल का मतलब होता है भाई ऐसी दृढ़ निश्चय शक्ति के साथ में, बिना थके, बिना रुके, बिना गिव अप किए, उसी करेज के साथ में और डिटर्मिनेशन के साथ में काम करने की क्षमता जो थी, उससे हर कोई सरप्राइज था। टू अचीव वॉट ही डिजायर्ड, तो उसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, सारे का सारा पार्ट जो है वो करेक्ट है। सो नो एरर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस इज डैश फेमाइन दिस कंट्री हैज सीन इन डेकेड। तो बोल रहे हैं कि पिछले एक दशक में जैसा देखा नहीं वैसा फेमाइन है। तो पिछले एक दशक का ये सुपरलेटिव सबसे भयानक है, राइट? तो कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं होगा, सुपरलेटिव कंपैरिजन तो है पर सुपरलेटिव फॉर्म में कि सबसे भयानक है। सो दिस इज दी वर्स्ट। वर्स्ट जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, या तो वेरी वर्स्ट या वर्स्ट। तो वेरी जो है वो वर्स्ट की ही फर्दर स्थिति को एक्सकेलेट कर रहा है, जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट है। द वर्स्ट फेमाइन दिस कंट्री हैज सीन। ही टुक अ हरिड ग्लांस ऑन द न्यूज़पेपर एंड स्विफ्टली लेफ्ट फॉर वर्क। अब आप जब किसी चीज के ऊपर मोटी मोटी नजर मारते हो तो ग्लांस के साथ में क्या आएगा? एट आएगा। ग्लांस के साथ में क्या आएगा? एट आएगा। प्लीज हैव अ लुक एट दिस फाइल। आप ऐसे बोलोगे कि आपने किसी को दिखाना है कि प्लीज हैव अ लुक एट दिस फाइल, प्लीज टेक अ लुक एट दिस। ठीक है, तो लुक के साथ में, ग्लांस के साथ में क्या आता है? एट आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन की बजाय एट आएगा। He took a hurried glance and swiftly left for work on the newspaper. On के बजाय at, option C is correct. Incorrectly spelled word बताना है stretch, S-T-R-E-T-C-H। ये होते हैं stretch के spelling, so option A is correct. Sense, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, जो हम समझ पाते हैं किसी चीज़ को, swallow निगलना, सर्वे मतलब निरीक्षण करना, चीज़ों को क्वेश्चन पूछ के उनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना। सो ऑप्शन ए स्ट्रेच के स्पेलिंग आर इनकरेक्ट। अनुराग सेज दैट ही वुड लाइक टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर व्हेन ही ग्रोज अप। तो अब रिपोर्टर स्पीच में बदलना है तो क्या बोलेंगे? अनुराग सेड, क्या कहा अनुराग ने? ही बन जाएगा आई वुड लाइक टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर व्हेन आई ग्रोस की बजाय क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन में है तो क्या आएगा? आई ग्रो अप। ठीक है, अनुराग सेज ही लाइक्स, ही तो आएगा ही नहीं। अनुराग सेज मतलब कहता है, तो उस टाइम पे कहा होगा, राइट? तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक सेज, यानी कि वो कहता है, और यहाँ पे भी क्या है? अनुराग सेज कहता है, तो क्या आएगा? अनुराग सेज
आई वुड लाइक टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर व्हेन आई ग्रो अप, ऑप्शन बी करेक्ट है। सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी, कि सफलता आप बिना हार्डवर्क या सिंसियरिटी के नहीं अचीव कर सकते। तो अब एक्टिव पैसिव कन्वर्जन है, कैसे बोलेंगे? वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी, ठीक है। वन कैन नॉट अचीव हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी विदाउट सक्सेस, आपको सफलता के बिना मेहनत और सिंसियरिटी नहीं मिलते, इनकरेक्ट है। वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। He was given another chance by his employer, तो his employer जो है by के बाद में वो क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो his employer given का क्या हो जाएगा? gave, his employer gave him another chance। his employer has given नहीं आएगा, is giving नहीं आएगा, he gave नहीं होगा, so option D, his employer gave him another chance is correct। फुटबॉल फैंस आर फीलिंग प्राउड ऑफ देयर टीम्स व्हेन दे विन, फुटबॉल फैंस जब उनकी टीमें जीत जाती हैं तब वो अपनी टीम के ऊपर गर्व करते हैं। तो आर फीलिंग मतलब इस समय नहीं कर रहे, एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि जब भी उनकी टीम जीतेगी तो उनको गर्व होएगा, राइट। सो नो सब्स्टिट्यूशन इनकरेक्ट है। फेल्ट प्राउड टू देयर टीम्स इनकरेक्ट है। आर फील टू प्राउड ऑफ देयर टीम्स इनकरेक्ट है। फील प्राउड ऑफ देयर टीम्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। It is impossible to reach the space as there is no passage leads to it, बोल रहे हैं कि उस जगह तक पहुंचना इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी गलियारा नहीं है जो उस जगह तक पहुंच सके। अब किस जगह तक, हमें कुछ आइडिया नहीं मिल रहा कौन सी जगह की बात की जा रही है। द वॉइड सीम्स टू हैव नो मीनिंग एट ऑल, जो गैप है, वॉइड है, स्पेस है, उसका लगभग कोई मीनिंग नहीं लग रहा, मिलता, कोई मतलब नहीं है ऐसा लग रहा है। एंड वॉज परहैप्स जस्ट लेफ्ट देयर फॉर कंस्ट्रक्शन रीजन्स, और शायद वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किसी रीजन की वजह से छोड़ दिया गया था। It is about the size of Grand Gallery, which is known passageway that leads to King's Chamber। बोले वो लगभग ग्रैंड गैलरी के साइज का है जिसको कि एक पैसेज वे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जो कि किंग के चेम्बर तक लेके जाता है। वो रास्ता जो है, वो गलियारा जो है, वो किंग के चेम्बर तक जाता है। Passageway, the newly found chamber in the Egyptian pyramid is 30 meters long। अब हम समझ में आया कि इतनी देर से कौन सी बात पे ये पूरा पैसेज चल रहा था, ठीक है, कि इजिप्ट के एक पिरामिड में 30 मीटर लंबी एक चेम्बर मिला है। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। डी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मिला है 30 मीटर लंबा, ये लगभग ग्रैंड गैलरी के बराबर का है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। यहाँ पे भी सी सेकेंड स्टेटमेंट, यहाँ पे भी सी सेकेंड स्टेटमेंट। फिर उसके बाद कि ये इस जगह तक पहुँचना इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी रास्ता यहाँ तक नहीं पहुँचाता, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है अभी को देख के कि ये जगह केवल और केवल कंस्ट्रक्शन रीजंस की वजह से छोड़ दी गई होगी, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। यानी कि थर्ड है ए और फोर्थ है बी। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? डी सी ए बी, डी सी बी ए, डी सी ए बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेगोशिएशंस वर एट अ क्रूशल स्टेज। अब क्रूशल का मतलब क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, असेंशियल। एंटोनिम क्या आएगा? अर्जेंट, अर्जेंट मतलब जरूरी, इमीडिएटली। स्टेबल मतलब स्थिर, एसेंशियल जरूरी, ट्रिवियल मतलब बहुत मामूली, तुच्छ। तो क्रूशल अगर इंपॉर्टेंट है तो तुच्छ मतलब अनइम्पॉर्टेंट, सो ऑप्शन डी ट्रिवियल इज करेक्ट। I enjoy dash at my little brother. I enjoy to laugh at my little brother. I enjoy laughing at my little brother. तो मुझे अपने भाई पे हंसना अच्छा लगता है, सो ऑप्शन बी laughing is correct। अगेन पैराजम्बल का क्वेश्चन है। Kunming, the spring city is the largest city in Yunnan province of China। बोल रहे हैं कनमिंग एक जगह का नाम है जिसको स्प्रिंग सिटी कहा जाता है, वो यूनान प्रोविंस की, चाइना के यूनान प्रोविंस की सबसे बड़ी सिटी है, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया क्योंकि हम कनमिंग जगह की बात करें, एक जगह है जो कि कहाँ है? चाइना में,
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ए होगा। इट इज़ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कम्युनिकेशन एंड कल्चरल सेंटर ऑफ यूनान। तो बोल रहे यूनान का ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कम्युनिकेशन और कल्चरल सेंटर है। अब जैसे कि मुंबई हमारा एक कल्चरल सेंटर है, इकोनॉमिक सेंटर है, पॉलिटिकल सेंटर नहीं है। हमारा पॉलिटिकल सेंटर क्या है? दिल्ली है। ठीक है, सो बी जो है वो सेकंड स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये कनमिंग के बारे में ही फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। राइट, कनमिंग हैज़ प्लेजेंट वेदर एंड पिक्चर्स व्यूज़। बोल रहे हैं कनमिंग का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है और वहाँ की जो सीनरी है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है। Owing to the standard of life and favorable climate, the city has been ranked among the best cities to live in China. तो पहले उसकी ब्यूटी के बारे में बताया गया होगा, तभी बताएंगे ना कि उसको बेस्ट सिटी का खिताब मिला है। सो थर्ड है सी और फोर्थ है डी। तो ये जस्ट सीक्वेंस में लिखा है ए बी सी डी, उसी में करेक्ट है। सो ए बी सी डी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तारू टोल्ड मी दैट अविका वॉज हैविंग हर ऑनलाइन कुकिंग क्लास देन। तारू ने मुझे बताया कि अविका के उस टाइम पे ऑनलाइन कुकिंग क्लास चल रही थी। अब इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना, तो क्या बोलेंगे? तारू सेड टू मी अविका वॉज हैविंग हर ऑनलाइन क्लास की वजह क्या होगा? उस समय पे करे थी। ठीक है, तो इज हैविंग हर ऑनलाइन क्लास देन की बजाय नाउ। तो तारू सेड टू मी अविका वॉज हैविंग, वॉज नहीं आएगा। तारू सेड टू मी अविका विल बी हैविंग हर ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन कुकिंग क्लास नाउ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो विल भी नहीं आएगा, अविका लेगी नहीं, अविका भी ले रही है। तारू सेड टू मी अविका इज हैविंग हर ऑनलाइन कुकिंग क्लास एट दैट टाइम। अब उस समय की बात नहीं है, अभी की बात है। ठीक है, अब मेरे को कोई फोन कर रहा है, मैं उसको ये बोलूंगी ना कि अभी उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो अभी मत करो। ठीक है, तो दैट टाइम नहीं आएगा। तारू सेड टू मी अविका इज हैविंग हर ऑनलाइन कुकिंग क्लास नाउ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Capable of being understood in either of two or more possible sense, यानी कि थोड़े कुछ कंफ्यूज सी, अस्पष्ट सी स्थिति, यानी कि उसको हम समझ तो रहे हैं लेकिन क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं। दो स्थितियों में बीच में मतभेद है। जक्सटपोज, जक्सटपोज का मतलब होता है पास पास रखना। ऑमनिपोटेंट, ऑमनिपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। पेट्रॉन मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है पैसा वगैरह दे के, उनको एनकरेज करके, वो हो गया पेट्रन। और एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर। सो ऑप्शन डी एम्बिग्यूअस इज करेक्ट। कैन वी सी डैश द अर्थ इज ग्लोब? क्या हम देख सकते हैं कि जो धरती है वो ग्लोब की तरह है? यस वी कैन, हाँ हम देख सकते हैं। व्हेन वी वॉच अ शिप दैट सेल्स आउट टू सी, जब हम एक शिप को देखते हैं जो समुद्र में जा रहा हो। इफ वी वॉच क्लोजली, अगर हम उसको बहुत ध्यान से देखें, वी सी दैट द शिप बिगिंस टू डैश, डूबना शुरू हो जाता है। शिप बिगिंस टू सिंक, द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपियर्स फर्स्ट। तो पहले उसका जो बॉटम है, बेस है, वो गायब होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसका जो ऊपर का सेल है वो सब गायब हो जाता है। एंड देन the ship seems to sink lower and lower dash we can see only the top of the ship until या unless होगा। ठीक है, तो जब तक हम उसका केवल टॉप का हिस्सा ना दिखाई दे तब तक वो सिंक होता रहता है। एंड देन वी सी नथिंग एट ऑल, और फिर उसके बाद अचानक से हमें कुछ नहीं दिखाई देता। वॉट इज हाइडिंग द शिप फ्रॉम अस? तो हमारी शिप को हमसे कौन छुपा रहा है? क्या कारण है कि वो शिप हमें नहीं दिखाई दे रहा? इट इज द अर्थ, वो है कारण। क्या है? धरती। स्टिक अ पिन मोस्ट ऑफ द वे ऑन टू एन ऑरेंज, बोल रहे हैं कि एक ऑरेंज के अंदर एक पिन डालो। ठीक है, उसके बाद उस ऑरेंज को अपने से दूरी की तरफ घुमाना शुरू कर दो। डैश एंड देन टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, और फिर उसको अपने से दूर घुमाना शुरू कर दो। राइट, कैन वी सी डैश द अर्थ इज ग्लोब? कैन वी सी दैट द अर्थ इज ग्लोब? कि क्या हम ये देख सकते हैं कि जो धरती है वो एक ग्लोब है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियरली मतलब स्पष्ट, इफ मतलब यदि, और वेयर मतलब जहां पे। सो यहाँ पे ऑप्शन ए दैट इज करेक्ट। यस वी कैन व्हेन वी वॉच अ शिप दैट सेल्स आउट टू सी, इफ वी वॉच क्लोजली वी सी दैट द शिप बिगिंस टू बीइंग डिसअपियर्ड नहीं होगा, बिगिंस टू डिसअपियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपियर्स फर्स्ट एंड देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर एंड लोअर। पहले उसका बॉटम जाता है, फिर उसके बाद वो और नीचे नीचे जाती है, until we can only see the top of the ship, जब तक कि हमें केवल जो टॉप है शिप का वो ही ना दिखाई देने लग जाए। It is the earth, stick a pin most of the way into an orange, ये धरती की वजह से होता है। मान लो आप एक ऑरेंज के अंदर एक पिन डाल दो, and dash turn the orange away, and accidentally मतलब हादसा हो गया कोई, ठीक है, reluctantly यानी कि मना करते हुए, ठीक है, अकॉर्डिंगली मतलब उसके अनुरूप, और स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपने धीरे धीरे संतरे को अपने से दूर घुमाना है। सो ऑप्शन डी स्लोली इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।